अच्छी इंग्लिश क्या होती है? क्या भारी भारी वर्ड्स और इडियम्स डाल देने से इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है? इंग्लिश को बेहतर करने के लिए हम क्या करें? सीएसएस का इम्तहान हो या वैसे किसी जॉब में आपने एक्सेल करना हो, जब तक आपकी इंग्लिश बेहतर नहीं होगी आपको बहुत सारे इश्यूज़ आएंगे। आप देखेंगे कि आपसे कम नॉलेज वाले लोग, आपसे कम स्किल्स वाले लोग इंग्लिश बोलकर या बेहतर तरीके से अपनी बात कम्युनिकेट करके आपसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आपकी इंग्लिश बेहतर हो और आपको पता चले कि किस पाथ पर चलकर हम इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो में हम चारों चीज़ें रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, इन चारों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से इंग्लिश को आप बेहतर बना सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इंग्लिश बेहतर करने के लिए या अपने आप को शो करने के लिए कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, बहुत बहुत भारी वर्ड्स और इडियम्स को डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इंग्लिश बेहतर कैसे होती है और इसको करने की क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ज़ुबान को जानने के लिए, किसी भी लैंग्वेज का पूरा इल्म रखने के लिए आपसे चार चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं। एक तो ये होता है कि आपकी रीडिंग बेहतर हो, आप जब पढ़ें तो चीज़ को फ़ौरन समझ जाएं। दूसरा ये होता है कि आपकी स्पीकिंग बेहतर हो, आप अपनी बात दूसरे के साथ बेहतर अंदाज से कर सकें। तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपको कहीं लिखना पड़ जाए तो आप अच्छी इंग्लिश लिख सकें। और चौथा ये होता है कि अगर कोई इंग्लिश बोलता हुआ आपको नज़र आए या आपके पास बैठा हो तो आपको बेहतर तरीके से आप उसे सुन सकें। तो ये चार स्किल्स जो हैं जब आपके अंदर आ जाएंगे तो आपको कहा जाएगा कि इसकी इंग्लिश बेहतर है। और इन स्किल्स को आप जगह जगह यूज़ करके अपने अपने करियर्स में या सीएसएस में या यूपीएससी में जिस भी इम्तहान में आप बैठना चाहें आप एक्सेल कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है और इंग्लिश को पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है और क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं जब आपने इंग्लिश पढ़नी होती है। इंग्लिश पढ़ने के सबसे ज़्यादा मसले इसलिए आते हैं कि जो इंग्लिश की किताबों के अंदर वर्ड्स लिखे होते हैं वो नॉर्मली हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज़ नहीं हो रहे होते। हम उर्दू पढ़ते हैं या हिंदी पढ़ते हैं या जो भी ज़ुबान पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम जो सुनते हैं, जब हम किताब में वही लिखा हुआ पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये वही चीज़ है जो लिखी हुई सूरत में है, तो हमारे लिए ईज़ हो जाती है। लेकिन इंग्लिश पढ़ते हुए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं, जो इडियम्स होते हैं, जो बातें होती हैं, उसको हम रिलेट नहीं कर पाते। इसलिए हमें मसला होता है, हम अक्सर एक सफ़े से ज़्यादा नहीं पढ़ पाते या बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ ज़्यादा सफ़े नहीं पढ़ पाते। और बेशक हमारी डिग्रीज़ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हुई हों फिर भी हमें इंग्लिश की किताबें पढ़ने में मसला होता है। तो इसके लिए जो है मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं, अगर आपने कोई इतना अच्छा जो है वो नहीं पढ़ी हुई या आपको इतनी अच्छी बुक रीडिंग की आदत नहीं है तो आप आसान चीज़ों से शुरू कर लें। आप मुश्किल चीज़ों से मुश्किल ख़यालात से शुरू ना करें। आप पौलो कोएल्हो की किताबें पढ़ लें, जिस तरह एल्केमिस्ट है, जिसके अंदर आप सादा सादा सी कहानी पढ़ते जाते हैं और आपको समझ भी आती जाती है। ऐसे में अगर आपके पास वर्ड्स मुश्किल भी आएँ तो आप उसके कॉन्टेक्स्ट से समझ सकते हैं कि इधर ये वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया होगा क्योंकि जो कैरेक्टर है वो इधर जा रहा है या ये कर रहा है। तो आपको बार बार डिक्शनरी खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जब वो वर्ड बार बार रिपीट होगा तो आप समझ जाएंगे कि ठीक है, इसका मतलब फिर ये हो सकता है। हाँ, अगर कहीं कहीं मसला हो तो आप डिक्शनरी खोल सकते हैं। ये कर सकते हैं आपके जहाँ कहीं आपको मुश्किल वर्ड लगे उसको अंडरलाइन करके चलते जाएं और उसमें से कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स देख लें और कुछ को स्किप कर दें। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप अपनी इंग्लिश को बेहतर कर लेंगे। अगर आप बिगिनर लेवल के रीडर नहीं हैं, आपको लगता है कि आप थोड़ी बेहतर इंग्लिश जानते हैं, तो दूसरे स्टेप में आप इंग्लिश क्लासिक्स पढ़ सकते हैं। इसमें अर्नेस्ट हेमिंगवे की बुक है अ फेयरवेल टू आर्म्स, हार्पर ली की बुक है टू किल अ मॉकिंग बर्ड, इसी तरीके से वॉल्ट विटमैन की शायरी है। इसी तरीके के साथ जो है फ्रैंकेनस्टाइन एक नावल है मैरी शैली का,
1984 है जॉर्ज ऑरवेल का, और इस तरह के बेशुमार नॉवेल्स हैं जिनकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप जो है वो वाले नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा एडवांस्ड आपके वर्ड्स होंगे और थोड़ी सी एडवांस्ड थॉट्स होंगी, ठीक है। अगर आप और ज़्यादा बेहतर या कह सकते हैं कि कंटेम्प्रेरी इंग्लिश को जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो फिर खालिद हुसैनी हैं। उसके अलावा जो है मार्गरेट एटवुड हैं, और इस किस्म के जो नॉवेल्स आजकल छप रहे हैं, जो नए नॉवेल्स हैं जो बुकर प्राइज़ की लिस्ट में आते हैं, आप वो पढ़ लें तो आपको ज़्यादा बेहतर जो है वो पता चल जाएगा कि इंग्लिश कैसे बेहतर की जा सकती है। ये तो हो गया रीडिंग का पार्ट कि आप किस तरह से रीड करें। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपको समझ लगती जाएगी कि आप जो हैं वो रीडिंग में माहिर हो गए हैं। फिर आप स्पीड रीडिंग सीखें कि किस तरीके से नॉन फिक्शन की जो किताबें होती हैं हिस्ट्री की या दूसरी, उसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपने स्पीड से स्किप कर देनी होती हैं। तो वो आपको आहिस्ता आहिस्ता आप नॉन फिक्शन पे जब शिफ्ट करेंगे तो जो चीज़ें आपको पहले से आती होंगी आप उन्हें स्किप करते जाएँ और जो चीज़ें नई हैं वो पढ़ते जाएँ। तो इस तरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप जो है वो स्टडी करेंगे स्पीड रीडिंग के साथ, तो ये स्किल आपको आ जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप उसकी क्रिटिकली एनालाइज़ करने लग जाएँ। क्रिटिकली एनालाइज़ कैसे करते हैं उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में नज़र आ रहा होगा। सेकंड चीज़ जो इंग्लिश में बेहतरी लाने के लिए आपको चाहिए वो है राइटिंग। राइटिंग बेहतर करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी सजेशंस देते हैं। इंग्लिश ऐसे जब आपने लिखना होता है सीएसएस में या यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में, तो आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा ऐसे है और ये हम कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए जो है वो आपको राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और राइटिंग ऐसे नहीं होती कि आप पहले दिन ही बैठें और पूरा ऐसे लिख कर उठें या पूरी चीज़ लिख कर उठें। इसका तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे आसान चीज़ तो ये है कि आप जिस दिन जो भी चीज़ पढ़ें उसको 2 या 3 लाइंस में अपने वर्ड्स में समराइज़ करना सीखें। अपने वर्ड्स के अंदर लिखें कि उसके अंदर क्या हुआ था। अगर आपने आज कुछ नहीं पढ़ा तो अपनी रूटीन ही अपने वर्ड्स में लिख दें कि आज मैंने क्या किया था। आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो है वो राइटिंग का खौफ आपके अंदर से निकलता जाएगा, और जिस तरह आप बातें करने में तेज़ हैं और बातें बना सकते हैं, इस तरीके से आप लिखते हुए भी बहुत सी बातें लंबी कर सकेंगे। उसके साथ ही जो है वो आप ये करें कि आहिस्ता आहिस्ता एक पैराग्राफ डेली लिखना स्टार्ट कर दें। किसी भी टॉपिक पे अपनी सोच से, माई हॉबी पे लिख दें, माई फादर पे लिख दें, किसी चीज़ पे भी लिख लें। उसके बाद फिर आप जो है वो थोड़े से एडवांस टॉपिक्स पे जाएं, थोड़ा सा जो है वो एनालिसिस वाली चीज़ों पे जाएं। किसी चीज़ के बारे में अपनी राय लिखें कि मेरे ख़्याल में महंगाई क्यों बढ़ रही है, या आईएमएफ से हमें लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जो आप अखबार में पढ़ें या इधर उधर से सुनें या किसी किताब में पढ़ें, उसको अपने वर्ड्स में लिखना स्टार्ट कर दें। अपनी डायरी इंग्लिश में लिखना शुरू कर दें। तो इस तरीके के साथ जो है आपको इंग्लिश का खौफ, इंग्लिश लिखने का खौफ आपसे निकल जाएगा। और अगर आप सिर्फ ग्रामर की बुक्स से रूल्स ही पढ़ते रहें, टेंस ही सीखते रहें, तो आप कभी भी अच्छे राइटर नहीं बन सकते। आपको चाहिए कि आप चीज़ें लिखें, उसके बाद देखें कि इसमें क्या गलती लग रही है, और उसके लिए आप ग्रामर की बुक खोलें। देखें, जो बच्चा होता है जो बिल्कुल शुरू में लिखना सीखता है वो कभी भी ग्रामर नहीं पढ़ता, वो पहले लिखना सीखता है। उसके बाद फिर वो ग्रामर पढ़ता है और देखता है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं किस किस तरीके से की जाती हैं। तो इस तरीके से आप अपनी राइटिंग की जो है वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इस पे मज़ीद मैं जो है वो कुछ वीडियोस बनाऊंगा। आप होपफुली जो है वो इस चैनल की वीडियोस को देखते रहेंगे और आपको इंग्लिश से रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। तीसरे नंबर पे जो चीज़ अहम है वो है स्पीकिंग। आप अगर अच्छा बोल सकते हैं तो आप अच्छा एक्सेल कर सकेंगे। स्पीकिंग से आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो स्पीकिंग बेहतर कैसे करें? इसका खौफ जो होता है कि आपके दोस्त आपको जज ना करें कि आप कहीं गलत इंग्लिश बोल रहे हैं, या ऑडियंस आपको जज ना करे कि आप इंग्लिश गलत बोल रहे हैं, ये सबसे बड़ा खौफ होता है। और आपको पता है कि ये खौफ बच्चों को नहीं होता, इसलिए बच्चों के मुंह में जो भी आता है वो बोलते हैं और इस तरीके से वो बोलना सीख जाते हैं। तो आप भी वापस इसी स्टेज पे जाइए जब आप किसी दूसरी ज़ुबान में बोलना सीख रहे होते हैं। आप अपने काम करते हुए, आते जाते हुए, वॉक करते हुए, जो आप पर्सनल मी टाइम गुजारते हैं उसके अंदर इंग्लिश में अपने साथ कन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर दें। तो आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतर तरीके से बोलने लग जाएंगे। और दूसरा ये कि आप किसी बेहतर अपने दोस्त को जो आपको जज ना करे उसके साथ तय कर लें कि आपने उसके साथ इंग्लिश बोलनी है, या अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ तय कर लें।
इसके अलावा इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिस पे आपको नेटिव स्पीकर्स मिल जाते हैं जो 1 घंटा 2 घंटा आपके साथ बोलने की एक्सरसाइज कर लेते हैं, जो आपको बताते हैं कि आप किस तरह से बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ठीक है, आप इस तरह की कम्युनिटीज़ में जाएं जहां ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है, इस तरह की इवेंट्स में जाएं जहां ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है, फिर आप ख़ुद भी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलना सीखें उधर। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है आपका खौफ उतर जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। इसके साथ ही जब आप नई नई चीज़ें पढ़ रहे होंगे तो आपके पास नए नए पॉइंट्स, नए नए एंगल्स बात करने के, नए नए पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं वो आ रहे होंगे, तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि मुझे चीज़ों का पता है। तो इस तरीके के साथ आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। ये किसी भी एकेडमी में जाकर या किसी भी ऐसी जगह पर जाकर जहाँ लिखा होता है कि 2 माह में इंग्लिश बोलना सीखिए, आप कभी नहीं सीख सकेंगे जब तक आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस ना बूस्ट करें। और चौथी चीज़ आ जाती है इंग्लिश लिसनिंग। क्या आप किसी को इंग्लिश बोलते हुए जब सुनते हैं तो आप पूरी बात पिक कर जाते हैं? ये काम सबसे ज़्यादा आसान है क्योंकि बेशुमार मूवीज़ आ गई हैं, बेशुमार आपके पास जो है वो रेडियो इंग्लिश के ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, बेशुमार पॉडकास्ट आ गए हैं जिनको आप अगर सुनते रहें तो आपको आहिस्ता आहिस्ता लिसनिंग की प्रैक्टिस होती जाएगी। आप उसके बाद कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ें सुनते जाएँ तो आपको ज़्यादा आपका माइंड जो है ट्रेन हो जाएगा लिसनिंग करने में। तो ये बिल्कुल सबसे आसान पार्ट है। उसके बाद मेरे ख़्याल में रीडिंग सबसे आसान है, उसके बाद राइटिंग है और सबसे एंड पे जो सबसे मुश्किल होता है, जो आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है, वो स्पीकिंग में होता है। तो आपको जो है इन 4 स्टेप्स पे अगर आप इस तरीके से जाएँगे, पहले सुन लें, फिर आप पढ़ना शुरू कर दें, फिर आप लिखना शुरू कर दें, तो ऑटोमेटिकली आप बोलना शुरू कर देंगे। तो ये 4 टिप्स थी मेरी, या ये 4 मेन एरियाज़ थे जिनके अंदर आप डिफरेंट तरीके के साथ इंग्लिश अपनी बेहतर कर सकते हैं और ना सिर्फ सीएसएस या यूपीएससी के एग्ज़ाम्स पास कर सकते हैं बल्कि अपनी जॉब्स में भी आप आगे जा सकते हैं। थैंक यू।